नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हम फोकस में ला रहे हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र को, किस तरह से इस बहुत ही निहायत ही क्रूशल सेक्टर ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से नई ऊर्जा डाली जा सकती है। हमने एक एजेंडा तैयार किया है विशेषज्ञों के साथ, और ये एजेंडा हमारा मानना है कि इससे हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। इसलिए हम इसको अपने नए प्रधानमंत्री को, जो जून में आएंगे, उनको जाके ये एजेंडा देंगे। आज ऊर्जा का एजेंडा है, इससे अलग हमारे 13 और एजेंडा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शक्ति सिन्हा, पूर्व आईएएस ऑफिसर जो प्रधानमंत्री कार्यालय और ऊर्जा संबंधी मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर अरुणाभा घोष, द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के सीईओ हैं, और ये एक लीडिंग थिंक टैंक है। सैटेलाइट लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र के पचौड़ी, जो अभी टेरी के डायरेक्टर जनरल हैं और जिस संस्थान ने नोबेल प्राइज जीता था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके ये लीडर हैं। और इन सब के साथ हमारे अपने धीरज नैयर भी हैं, जो कि नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के सीईओ हैं और इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता है। हमारे साथ स्टूडियो में एक ऑडियंस भी है, दर्शक भी है, जिन्होंने, इनमें से कई तो हैं जिन्होंने ट्विटर और हमारी वेबसाइट पे जाके हमें अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले हमारे एडिशंस के साथ आप भी जुड़िए। हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, ट्विटर में हमारे साथ जुड़िए, हमें सुझाव दीजिए और हम आपको अगले शोज में आमंत्रित भी करेंगे। तो पहला जो हमारा सुझाव है प्रधानमंत्री के लिए, पहले 3 सुझाव मैं लेता हूं, क्योंकि ये तीनों सुझाव ऐसे हैं कि जब प्रधानमंत्री ऑफिस में आते हैं तो पहले कुछ दिनों या हफ्तों में इनको कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें। पहला हमारा है कि हमारी इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन अलग है, इतना बटा हुआ है ये एनर्जी सेक्टर। हम कह रहे हैं कि इसको सबको एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बना दीजिए, एक मंत्री कैबिनेट टॉस में रखिए। आज 4 कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक रखिए, जिससे कोऑर्डिनेशन हो, जिससे जो एक तरह से शक्ति और ऊर्जा आ सके इस सेक्टर में। और ये जो है प्रधानमंत्री को पहले दिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पहले दिन नहीं करेंगे और 4 मंत्रियों को लगा देंगे तो फिर उसके बाद बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि ये जो प्राइसिंग है एनर्जी की, इसको पूरा मार्केट से रिलेट कर दीजिए। डीजल का जो आप आजकल जो 50 पैसा पर मंथ का जो इंक्रीज है, उसको जरा बढ़ा दीजिए, जल्दी कर दीजिए और उसको इक्वलाइज कर दीजिए। आज कोई 8 रुपए का फर्क है, 8 रुपए की सब्सिडी है, इसको जल्दी से कर दीजिए। 1 रुपया करिए, 2 रुपया महीने में करिए, और कुछ लोग तो कहते हैं कि एकदम हटा दीजिए। तो ये करके जो गरीब है, जो सब्सिडी जिसको चाहिए, जिसको मिलनी चाहिए, उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से दीजिए। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस माइनिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में दीजिए, उनकी मॉनिटरिंग करिए, उनकी बेंचमार्किंग करिए। ऐसा ना हो कि सालों साल मिनिस्ट्री में प्रोजेक्ट्स पड़े रहें, उनको कभी अप्रूवल ना मिले। तो मैं पचौड़ी साहब के पास आना चाहता हूं पॉइंट्स नंबर 1 और 2 पे, जो कि मिनिस्ट्री हम यूनिफाइड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए, जैसा आपने कहा, इस समय जो है इतना इनका विभाजन हो गया है, ऊर्जा के मंत्रालय जितने हैं, जब तक आप इन्हें एक साथ नहीं लाएंगे तो आपके सामने कोई इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी या ऊर्जा की नीति जो है वो नहीं आएगी। और हमें ये जानना चाहिए कि देखिए, जो ईंधन के भाग हैं या जो ऊर्जा के जो कई प्रकार की ऊर्जा है, उसमें सब्स्टिट्यूशन की बहुत सी संभावना है। तो आज मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ियां जो हैं, बिजली वाली गाड़ियां सड़कों पर अगर मान लीजिए प्रमोट करते हैं, तो आपको बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होगी और पेट्रोलियम कम हो जाएगा। तो हमारी जो नीतियां हैं, उससे हम आगे जाके काफ़ी ऊर्जा को अदल बदल कर सकते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिले, और साथ साथ ये है कि एफिशिएंसी भी आएगी। और इस समय तो ये है कि अब देखिए, हमारे पावर प्लांट्स लग जाते हैं और कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो जब तक कि ये इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं बढ़ती चली जाएंगी। तो एक मंत्री, बहुत आवश्यक है जी, एक मंत्री वो कोऑर्डिनेशन तो कर पाए। शक्ति सिन्हा साहब, आप तो सरकार में रह चुके हैं, तो ये कितना आसान होगा? और हमने जो कहा कि पहले दिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 4 मंत्री लगा दिए फिर हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कितना आसान होगा नए प्रधानमंत्री को विद इन अ फ्यू डेज ये करने के लिए? नहीं, ये तो पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, लॉजिस्टिकली भी कितना आसान? लॉजिस्टिकली कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पॉलिटिकल इशू है कि क्या प्रधानमंत्री के पास उतनी शक्ति है जी, उतने नंबर्स हैं उनके पास पार्लियामेंट में जी, और पार्टी के अंदर वो स्थिति में है कि कहे कि नहीं, 4 मंत्री नहीं लेंगे, 3 को हम घर बैठा देंगे, केवल 1 को बनाएंगे। और दूसरा जो पॉलिटिकल पॉइंट का है वो डीजल प्राइसिंग का है। उसमें
अवसर की बात है जी, यानी अपॉर्चुनिटी जी, आके कर देना चाहिए। 8 रुपए मानिए ज्यादा है जी, 4 रुपया 5 पे झटके में कर दीजिए जी, जो गाली खाना एक बार खा लो। अच्छा, आप कह रहे हैं शुरू में गाली भी कम पड़ती है। आप अगर उसको टालते जाएंगे 8 आना 1 रुपया 8 आना 1 रुपया तो ग्रेजुअली एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाता है, लोग उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले दिन ही प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैपिटल सबसे ज्यादा होता है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, कितने आप में से हैं जो चाहते हैं कि डीजल के दाम एक झटके में बढ़ा दीजिए, जैसे उन्होंने कहा गाली खानी है पहले दिन खा लीजिए फिर उसके बाद खत्म। बताइए कितने लोग हैं? तो ये तो देखिए, आप लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते क्या? हाँ? देखिए, तो ये तो बहुत 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 सपोर्ट है डीजल प्राइसिंग को करने की। जी, बट ये जो हनीमून पीरियड जो होता है प्रधानमंत्री के लिए, जी हाँ, उसको वी शुड एक्सप्लॉइट इट, लेकिन प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। जी, तो मैं फिर ऑडियंस के पास आना चाहूंगा। आप में से कितनों को लगता है कि हमारे जो अगले प्रधानमंत्री होंगे उनमें इतनी शक्ति होगी या सोचने की एक पॉलिटिकल कैपिटल होगा कि वो पहले दिन आके ये 2 टफ डिसीजन ले लें? वो कहें कि मैं 4 मंत्री की जगह 1 लगाऊंगा, सारी मिनिस्ट्रीज को, जैसे शक्ति सिन्हा साहब ने कहा कि मैं करना इनको आसान है, लॉजिस्टिकली बहुत आसान है, और डीजल के दाम में एक झटके में 5 रुपए में बढ़ाता हूं। कर पाएंगे या नहीं? कौन कहते हैं कर पाएंगे? हाँ, कितने कितने हाथ उठे? देखिए, ये है, देखिए, मुश्किल से 5% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री में इतना पॉलिटिकल दम होगा ये डिसीजन लेने का। तो धीरज, यही है हमारी ये लिखना तो आसान हो जाता है। राजनीति की स्थिति ऐसी है कि लोग का सिनेसिज्म देखिए इतना ज्यादा है कि लोग अब मानते ही नहीं है कि कुछ बदलाव, रेडिकल बदलाव इंडिया में, भारत में हो नहीं सकता है। यही सोच है। लेकिन अब यही लीडरशिप जो की बात है वो इसी में दिखाई देती है कि एक नया प्रधानमंत्री आए और जैसे अर्नाबा ने कहा कि उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा जनता से कि ये 2 जो मेजर ले रहे हैं क्यों करें। क्या पहला वाला जो मंत्रियों का है वो तो अपनी पार्टी को समझाना पड़ेगा। आई थिंक जनता को ज्यादा दुख नहीं होगा अगर 4 की जगह 1 मंत्री बने, कम मंत्री हो तो बेटर ही है। लेकिन दूसरा पॉइंट, हाँ, समझाना पड़ेगा कि इतना पैसा है देश के पास, इतना पैसा है सरकार के पास, वो सब चीजों पे नहीं खर्च कर सकते। तो अब डीजल पे अगर आप प्रधानमंत्री बोले कि आप सबसे अमीर वर्ग के लोगों को एसयूवी चलाने के लिए आप सब लोग टैक्स में सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप क्यों देना चाह रहे हैं? ये एक तरीका हो सकता है उस कम्युनिकेट करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके हो सकते हैं। और बोलिए कि जो गरीब हैं, जो जिनको आवश्यकता है सब्सिडी की, उनको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम सबको ऐसे छोड़ देंगे मार्केट के हालात। तो अर्नबा, पॉइंट नंबर 3 पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये जो है एनवायरमेंट क्लियरेंसेस का है, हमने कहा है कि इसको एक बेंचमार्क कर दीजिए। हमने देखा है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में फाइलें सालों साल पड़ी रहती हैं, तो हम कह रहे हैं उसको बेंचमार्क कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 दिन में आपको क्लियर करना ही करना है, लेकिन एक मॉनिटरिंग, और अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहीं तो जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा? जी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बेंचमार्क है उसको कहते हैं EIA फॉलो अप। कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को आपसे एक चेक द बॉक्स नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक टाइमलाइन बताना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं है, और फिर जब क्लियरेंस हो जाए तब उसका मॉनिटरिंग होना पड़ेगा कि ये आप कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वली इन्वेस्टर को क्या चाहिए? सर्टेनिटी, रेगुलेटरी सर्टेनिटी जिसे कहते हैं जी। तो कि अगर ये प्रोसेस है, तो अगर गवर्नमेंट, सरकार फॉलो नहीं कर रहा है प्रोसेस, तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगा क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। वन साइड लाइसेंस राज नहीं हो सकता और दूसरा साइड मार्केट नहीं हो सकता। तो इसमें जिस जो शख्सियत जो होगी नए एनवायरमेंट मिनिस्टर की, वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड, ओपन माइंडेड तरह का इंसान, और सिर्फ सरकार में नहीं, आपको पार्लियामेंट में आप जॉइंट एनवायरमेंट और एनर्जी कमिटीज क्रिएट करिए जी। आप सेपरेट एनवायरमेंट कमिटी मत क्रिएट करिए और सेपरेट कोयले का कमिटी, फिर वो टफ बैटल वाली बात, फिर से टफ बैटल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी, आपने सुना कि पहले 3 पॉइंट में उम्मीद तो है देश को, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि आप वो आके कर पाएंगे। उम्मीद तो बहुत है, चाह भी बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। तो अब ये दारोमदार आप पे है कि आप आए और हम सबको रॉन्ग प्रूव कर दें। फिलहाल आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, अपने सुझाव दीजिए, और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आइए हमारे साथ। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारा फोकस है
ऊर्जा के क्षेत्र में, किस तरह से इस क्षेत्र में नई ऊर्जा डाली जा सके। हमने जो पहले देखा कि 3 पॉइंट हमने नए प्रधानमंत्री के लिए रखे हैं और उनमें यह है कि ये मिनिस्ट्री जो इतनी ज्यादा है उनको काट छांट के एक मिनिस्ट्री बना दीजिए, डीजल की प्राइसेस को जल्दी से मार्केट रिलेटेड कर दीजिए। और आपने देखा होगा कि हमारी जो ऑडियंस थी वो भी इसके हक में थी कि जल्दी करिए, झटके से करिए अगर करना है तो। और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसको प्रोएक्टिव करना, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी बेंचमार्किंग करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 पे। ये दोनों पॉइंट पब्लिक सेक्टर यूनिट से तालमेल रखते हैं। पहला वाला जो है वो कोल इंडिया से, कि कोल इंडिया की मोनोपोली को बंद करना बहुत जरूरी है। कोल क्षेत्र को खोल दीजिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन, डोमेस्टिक, क्योंकि आज हालत यह है कि कोल इंडिया तो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत मुनाफा कमा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को वो कोल पूरा दे नहीं पा रहा है। और हम लोगों को 100 मिलियन टन्स, ऐसा देश जिसमें इतना कोल है 100 मिलियन टन्स इंपोर्ट कर रहा है। तो ये कहानी में डॉक्टर पचौरी के पास जाना चाहूंगा इस पॉइंट के लिए। जी, ये तो बहुत आवश्यक है कि आप जो कोल इंडिया की मोनोपोली है उसको तोड़ें, और जब तक ये कंपटीशन नहीं आएगा इस क्षेत्र में, मेरे विचार में जो कोयले का उत्पादन है उसमें कोई उन्नति नहीं होगी और उत्पादकता जो है वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं एक विषय पे और भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे पहले अवसर नहीं मिला। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है मेरे विचार में बिल्कुल दूसरे ढंग से होने चाहिए, ये मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाइए जिसमें कि बाहर के लोग, विशेषज्ञ वगैरह सब आके अपना दखल दे सकें और उनके सामने ये सब प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंटली हो और वो अपने टाइम बाउंड मैनर में काम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से जो प्राइसिंग है, अब जैसे आप कोल इंडिया को तोड़ दें और प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को ले आए वहां पर, तो ये बहुत आवश्यक होगा कि आप रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, जिससे कि पब्लिक का और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इंटरेस्ट दोनों को संतुलन से देखा जाए। तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनको पक्का करना बहुत आवश्यक है। तो शक्ति सिन्हा साहब, जो हमारा 5वां पॉइंट है वो यही है कि जो बड़ी बड़ी एनर्जी पीएसयूज हैं, कोल इंडिया तो एक है, वो एक हमारा अलग पॉइंट था, लेकिन जो बड़ी पीएसयूज हैं, ओएनजीसी है, आईओसी है, एनटीपीसी है, इनका प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। इनके शेयर्स को एक नेशनल शेयर होल्डिंग ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए जो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। तो ये दोनों पॉइंट, ए आप सहमत हैं, बी सरकार कर पाएगी क्या? एक तो सहमत तो एकदम है, क्योंकि सरकार का काम नहीं है ओएनजीसी चलाना या इंडियन ऑयल चलाना, एनटीपीसी चलाना। पहले भी कंपनी चलती थी। एक तो मगर एनर्जी प्राइसिंग को फ्री अप करना पड़ेगा, उसके पहले प्रॉपर कंपटीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप मोनोपोली नहीं चाहते हैं, किसी का मोनोपोली नहीं चाहते हैं। मगर हाँ, अगर ये कंपनियों को आज सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं नजर इस नजरिए से देखते हैं कि इनसे हम क्या ले सकते हैं, गाड़ी ले लिया, कुछ ले लिया, अपने आदमी को नौकरी दिलवा दिया, छोटी बात है। बड़ी बात है कॉन्ट्रैक्ट में दखलंदाजी करते हैं। उनसे इन सबको बचाना है। ये नेशनल वेल्थ है, इनको हम अच्छी तरह चलने देना चाहते हैं। इनको ऑटोनॉमी एकदम आवश्यकता है। और जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मिनिस्ट्री और ये बॉडीज है, वो लिंक को तोड़ना है। और जिस तरह से अभी हमारी आर्थिक स्थिति बनते जा रही है, मेरे ख्याल से अगले सरकार को, जिसकी भी सरकार बने, ये दबाव जरूर रहेगा। अगर फिस्कल सिचुएशन देखेंगे, ये दबाव जरूर रहेगा कि आप ना कि बेकार पीएसयूज की शेयर्स बेचें। तो सब कहते हैं हाँ सिक पीएसयूज को बेच दो। सिक क्यों खरीदेगा कोई? आपसे खरीदेगा जो कंपनी अच्छी चल रही है। तो उसके प्राइवेटाइजेशन के ओर जरूर। अरुणाबा, सिर्फ 2 पॉइंट। एक, कोल इंडिया का मोनोपोली तोड़ने के बावजूद हमें यह देखना पड़ेगा कि जो भारत में जो कोयला है उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना हाई नहीं है। तो जितना हम एफिशिएंट पावर प्लांट्स बनाएंगे, हमें थोड़ा कोयला इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ऑयल पीएसयूज हैं, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन होकर क्या होएगा, टेक्नोलॉजी आएगा। आज हम अपना एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी कि डीप सी एक्सप्लोरेशन जो ब्राजील कर रहा है, या शेल एक्सप्लोरेशन। ना शेल में प्रॉब्लम है, पानी नहीं है इंडिया में, ये लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। धीरज, देखिए, ये जो ऊर्जा क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इनकी खास बात यह है कि काफी पैसा बनाते हैं लेकिन देश की सेवा नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। कि बाकी तो हम जो बात करते हैं वो लॉस मेकिंग है, जैसे एयर इंडिया है, उन सब की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे पैसा बन सकता है। या फिर
क्योंकि डिरेगुलेटेड नहीं है, सरकार सब्सिडी देती है आईओसी को, और सारे बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। These are all very कोल highly इंडिया profitable units। तो चांदरम साहब के बजट में काफी डिविडेंड भी दिया उनको, तो इससे सरकार को काफी डाउट भी होगा इसको छोड़े या ना छोड़े। इनको मोनोपोली से सरकार को भी फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली उनके मुनाफे जो है सरकार को जा रहे हैं, लेकिन देश का फायदा नहीं हो रहा है। इससे बहुत जरूरी है कि हम जो प्राइवेट कोल माइनिंग है, अभी हम खाली कैप्टिव अलाउ करते हैं कि अगर कोई पावर प्लांट सेटअप कर रहा है तो उनको देंगे। ऐसा क्यों नहीं कि हमारी भारतीय कंपनियां हैं उनको कोल माइनिंग करने दीजिए, शायद वो कोल इंडिया से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करें, एक्सपोर्ट भी करेंगे और लोगों को भी बेचेंगे। बिल्कुल। तो हम सरकार के लिए ये पीएसयू नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए चला रहे हैं, इसलिए इनको पूरी ऑटोनॉमी देंगे। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे प्रधानमंत्री के लिए। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि जो सबसे डिसफंक्शनल यूनिट है पावर क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की है। 1,90,000 करोड़ रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो इन छोटी छोटी कंपनियों ने जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं उन्होंने नहीं दिया है। तो हम कह रहे हैं कि ये स्थिति बदलनी जरूरी है। आप ऐसा कीजिए कि आप एक बड़ी नेशनल लेवल पे कंपनी बनाइए, जो स्टेट अपने ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसफंक्शनल यूनिट्स हैं, इनको बेचना चाहते हैं और उसके एवज में उनको पैसा चाहिए, तो उनको करने दीजिए। अगर 7 स्टेट करना चाहती हैं, 8 करना चाहती हैं, 10 करना चाहती हैं, 12 करना चाहती हैं, आप करने दीजिए और ये बड़ी कंपनी को लिस्ट कर दीजिए। इस पे शेयर होल्डर प्रेशर रहेगा, इस पे एफिशिएंसी आएगी। और दूसरा, ये जो बकाया की प्रॉब्लम है, जो स्टेट सब्सिडी देना चाहती है उस सब्सिडी को आप जो सेंटर स्टेट को पैसा देता है उससे डायरेक्टली रिकवर करके इस डिस्कॉम को दे दीजिए, सेंट्रल डिस्कॉम को। तो ये 1,90,000 करोड़ की प्रॉब्लम जो है ये पुरानी प्रॉब्लम हो, नई प्रॉब्लम फिर से ना खड़ी हो जाए। तो ये हमारा सुझाव है। शक्ति सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने डिस्कॉम में बहुत काम किया है। नहीं, ये तो बहुत ही आवश्यक है कि डिस्कॉम को भी, ये फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात है। डिस्कॉम में क्यों प्रॉब्लम्स हैं? कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम को यूज करती है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। राजनीतिक फायदा मिले ना मिले दूसरी बात है, तो इसलिए उनको इसमें से बाहर निकालना है। एक कंपनी बने, 10 कंपनी बने, पर जब तक डिस्कॉम को टैरिफ सेटिंग जो होगा रेगुलेटर से, नियंत्रण अधिकारी से, वो सही होना चाहिए। और सरकार अगर सब्सिडी देना चाहे कस्टमर को, लगे कि टैरिफ बहुत ज्यादा है, तो सरकार अपफ्रंट पैसा दे दे। वो अगर ना देती है तो जैसे आपने कहा सेंट्रल ट्रांसफर से काट लेना चाहिए, क्योंकि सरकार दूसरे के मत्थे पर बंदूक नहीं चला पाए। अभी क्या हो रहा है, सरकार ने देश भर में करीब करीब डिस्कॉम्स को खत्म कर दिया है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि टैरिफ बढ़े। ना बढ़े तो आप पैसा दे दो, वो भी नहीं चाहते। दोनों कैसे हो सकता है? यू कांट राइड 2 हॉर्सेस, या तो एक करें या दूसरा करें। पचौड़ी साहब, आपका इस पे मत? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं सिन्हा साहब के साथ, और मेरे विचार में एक बड़ी भारी सुपर बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। यदि इनको पूरी फ्रीडम दी जाए, इनके जो प्राइसिंग है उसको ठीक से रेगुलेट किया जाए, तो कोई भी इसमें भय नहीं है कि किसी प्रकार से ये लॉस में जाएंगी। और यदि हम बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश कर लें जिनके आधार पे जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इनसे डिमांड करें कि वो परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचे, तभी उनके प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं। और जो सिन्हा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग कर देना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो आप चाहे एक बड़ा बॉडी बना लें, चाहे छोटी बॉडीज रहने दें, उससे काम चलेगा नहीं। तो आप ये बताएं, ये बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी का तो पॉइंट इतना नहीं है कि एक स्पिरिट में है कि जो वेल रनिंग कंपनीज हैं उनमें मर्ज कर दीजिए, जो नॉट वेल रनिंग है ये अलाउ कर दीजिए स्टेट का। देखिए, कई राज्यों ने तो किया हुआ है कि ज्यादातर राज्य का सब्जेक्ट है, हर एक राज्य अपनी डिस्कॉम अपनी तरीके से चलाता है। तो जैसे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे गुजरात में हो, जगह में प्राइवेटाइज किया है, कंपटीशन लाए हैं और स्थिति बेहतर हुई है, लॉस नहीं चल रहा है। बाकी राज्यों में जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या देखिए इंसेंटिव की बात होती है, जो सरकार चलाता है तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है एसीबी को कि जो चोरी कर रहे हैं उनके पीछे जाएं, जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करें, क्योंकि उनका तो रिस्पांसिबिलिटी है, उनका मुनाफा नहीं है, कई राज्य सरकार भर रही है। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। और कई राज्य सरकार जो नहीं कर पाए या ना करना चाहें, उनको पॉलिटिकल विल ना हो, तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया है कि ये सिंगल नेशनल में या किसी करने का तरीका है। लेकिन अगर खैर
खुद प्राइवेटाइज करना चाहें या जो एफिशिएंट डिस्कॉम है उनको बेचना चाहे, वो भी ऑप्शन खुले, वो भी ऑप्शन रहनी चाहिए। अरुणा, मैं पॉइंट नंबर 7 पे आपके पास आता हूं, और ये पॉइंट जो है ये थोड़ा विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और एनर्जी नीति से तो ऊर्जा नीति से तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल है, भूटान है, उनके साथ तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, जैसे उसको इतना ऊर्जा की जरूरत है, वहां से ईरान गैस पाइपलाइन के थ्रू आ सकती है, तो क्यों ना इंडिया जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस क्षेत्र की, वो लीड ले, इन सब कंट्रीज को जोड़े, एनर्जी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, गैस में नए तरह के एंटिटीज क्रिएट करे और एक सार्क एरिया में बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो और एनर्जी जॉइंट कोऑर्डिनेशन हो। देखिए, ये नीति तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये कैसे करेंगे जी। नंबर 1, आपको ये जो अगर आप सुपर एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। आज विदेश मंत्रालय में एक जने का पद है जो एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ देखता है। हमें विदेश मंत्रालय का फोकस ही एनर्जी सिक्योरिटी, और कौन सा सिक्योरिटी है इंडिया के पास? अगर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। तो ये एक नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे नेबरिंग देश है उनको लगता है इंडिया इज अ बिग ब्रदर, तो उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं काम करेंगे आपके साथ। तो हमें जो करना चाहिए कि ये इनिशिएटिव सरकार से हो जाए, लेकिन जो एंटिटी क्रिएट हो जी, उसमें प्राइवेट सेक्टर हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर हो, बांग्लादेश का, नेपाल का, ऐसे, ताकि शेयर होल्डर्स बेनिफिट करें। ये नहीं लगे कि भारत सरकार का कोई एक षड्यंत्र है इसमें। ये देश, जैसे अरुणाबा ने कहा कि हमको बिग ब्रदर समझते हैं, तो इंडिया के साथ कई रिलेशनशिप्स जो हैं इतने काफी हॉस्टाइल भी हैं। तो आपको लगता है कि नए प्रधानमंत्री एक नई विदेश नीति और एक नई ऊर्जा नीति का ऐसा मिश्रण कर पाएंगे जिससे कि हम लोग ये रीजनल एंटिटी क्रिएट कर पाएंगे? आपको लगता होगा ये? जिनको लगता है वो हाथ उठाएं। यस, पॉजिटिव है। 50% लोगों को तो लगता है कि करेंगे। कोई सवाल है किसी का इसमें? डिस्कॉम्स को सेंट्रलाइज एंड प्राइवेटाइज करने से द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको कैसे इफेक्ट होगा? ऑलरेडी उनको बिजली नहीं पहुंच रही है। हर ऐसे सेक्टर में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और ऐसे भी अभी भी आप टैरिफ देखेंगे तो लोअर कैटेगरी के लिए टैरिफ भी कम रहता है इसीलिए। और ये रेगुलेटर का काम है देखना कि कोई वंचित ना रहे पावर सप्लाई से, वो प्राइवेट रहे या सरकार रहे। जहां जहां सरकार है, बिहार में अभी बिजली वितरण सरकार करता है, 85% लोग बिहार में ऐसे जिनके घर में बिजली नहीं है, जब सरकार चलाती है तब। तो ऐसा नहीं कि सरकार या निजी कंपनी की बात है, ये तो रेगुलेटर की बात है। उसका काम है देखना कि हर जगह बिजली पहुंच पाए। तो रेगुलेशन की वो जो बात हो रही है, वो जैसे आप प्राइवेटाइज करेंगे आपकी रेगुलेटर उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी हो जाता है। राजनीति में एक समस्या है कि हम दाम पे हमेशा फंस जाते हैं। जो सप्लाई है उसकी बात नहीं करते, अवेलेबिलिटी की बात। पहले दाम की बात हम सब छेड़ देते हैं कि दाम बहुत ज्यादा है, कम करिए। लेकिन जैसे शक्ति सिन्हा साहब ने कहा, अगर ज्यादा लोगों को मिल भी नहीं रहा है बिजली का सप्लाई, तो दाम का मतलब ही नहीं है। तो सब, और गरीबों को ही नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो उनके लिए दाम का मतलब ही नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब हाउस होल्ड हैं, गरीब परिवार हैं, वो दाम में 30% ज्यादा दे रहे हैं ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऊर्जा मॉडर्न सोर्सेज से नहीं आ रहा है। जी, तो आप कह रहे हैं वो तो एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट देम। तो द पुअर आर सब्सिडाइजिंग द रिच इन दिस कंट्री। राइट। तो प्रधानमंत्री जी, आपने सुना कि ये यहाँ पे काफी एनिमेटेड डिस्कशन हुआ इस बारे में। ये जो परवर्सिटी है कि जो कई बार जो द पुअर सब्सिडाइज कर देते हैं रिच को, जैसे कि हमने डीजल प्राइसिंग में देखा, जैसे कि हमने एसयूवी टैक्सेस में देखा, जैसे कि हमने कई बार इलेक्ट्रिसिटी डिबेट्स में देखा है, दिल्ली में देखा है, बॉम्बे में देख रहे हैं। तो ये परवर्सिटी आपको एकदम बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रायोरिटी है। तो एक ब्रेक में जाने से पहले जरा देखिए, हमारे जो ऑडियंस में जो दर्शक हैं, जो यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, इन्होंने अपने सुझाव जो हैं एक प्लेकार्ड पे लिखे हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अपने प्लेकार्ड उठाएं और दिखाएं क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री को। कभी तो आएगी वो सुबह, कभी तो आएगी वो सुबह आएगी। एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में आज हमारा फोकस है हिंदुस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में, किस तरह से इसमें एक नई ऊर्जा डाली जा सकती है, क्योंकि ऊर्जा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी
फूड सिक्योरिटी के बराबर ही जरूरी है कंट्री के लिए। ये शायद कोई सोचता नहीं है, सब लोग फूड के बारे में सोचते हैं ज्यादा, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हमने 7 पॉइंट्स जो हैं प्रधानमंत्री के लिए बनाए हैं, अब 8वें पॉइंट पे आ रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई खास डिबेट की कोई गुंजाइश है नहीं, कि हम देखते हैं कि सरकार प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च करवा देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी आती है या कॉन्ट्रैक्टर आता है या उसको चलाने वाला जो आता है, उसको फिर सालों साल तकलीफ होती है कि यहां से अप्रूवल ले, यहां से क्लियरेंस नहीं मिल रही है, यहां से वो नहीं हो रहा है। तो हम कह रहे हैं क्यों ना सरकार रेडी टू डिग अपॉर्चुनिटीज बनाए, ऑयल में बनाए, इलेक्ट्रिसिटी में बनाए, और फिर जब सब कुछ सारे अप्रूवल मिल जाएं तब बिडिंग हो, और जो ज्यादा बिड देता है उसको प्रोजेक्ट एकदम शुरू करने को दिया जाए। तो शक्ति सिन्हा साहब, आप तो सरकार में इतनी देर से रहे हैं, ये क्यों नहीं हो पाता? ये तो बड़ा सिंपल लगता है। लगता तो बड़ा साधारण है नहीं। इसमें 3-4 मुद्दे हैं जी। एक तो सरकार में कहती काबिलियत है कि सब प्रोजेक्ट की सब अप्रूवल्स पहले से लेके तैयार रखे, पर सरकारी ने अप्रूवल देने होते हैं, सरकार के अलग अलग एजेंसीज को देने होते हैं, नंबर 1 जी। तो सरकार में जो बंदा काम कर रहा है, लेडी आज, उसके पास उतनी काबिलियत होनी चाहिए समझने का पूरा इशू को, वो दिक्कत। दूसरी बात है कि मेंटल एटीट्यूड भी हमारा है, अरे ये तो प्राइवेट कंपनी करेगी, हम क्यों मेहनत करें जी। और तीसरी बात ये भी है कि हमने जो प्रणाली बना रखी है, सिस्टम ऑफ अप्रूवल्स बना रखा है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर प्राइवेट कंपनी अच्छी कंपनियां ले लेती हैं लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग, पेट्रोलियम में हो या कोयला में हो, उसके बाद कर नहीं पाती हैं जी। 200 कैप्टिव कोल लाइसेंस दिया गया, 30 खाने भी आज तक तैयार नहीं हुई हैं जी। पेट्रोलियम में भी अच्छे ब्लॉक्स दिए गए, अच्छा पैसा मिल सकता है सरकार को, वहां प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि सब अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो हमें पूरा देखना पड़ेगा हमारे सिस्टम में अप्रूवल्स का, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम किसके लिए अप्रूवल दे रहे हैं जी। देश के लिए दे रहे हैं अप्रूवल कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए? तो ये तो एक प्रधानमंत्री के लिए बड़ा सिंपल एक आइटम है कि इसमें तो आपको मॉनिटरिंग करके करवाना है, क्योंकि अगर अप्रूवल्स ही नहीं आएंगे तो फिर काम आगे कैसे चलेगा। पॉइंट नंबर 9, और ये है सोलर एनर्जी से। यहां पे हमारा सुझाव है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे इतनी सनशाइन है, इतना सूर्य देवता का इतना यहाँ पे उन्होंने इतना हमारे पे बेनिफिट दिया हुआ है। हमारी टेम्परेचर भी ज्यादा है, 26 डिग्री हमारी एवरेज टेम्परेचर है। तो सोलर एनर्जी के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश शायद ना हो। तो हम कह रहे हैं अपना एम्बिशन इसमें बढ़ा दीजिए, 20,000 मेगावाट की जगह 30,000 मेगावाट का एम्बिशन रखिए, और साथ में विंड पावर को भी खूब इसमें इन्वेस्ट करिए और इसमें इंकरेज कीजिए। तो पचौरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कितना हम बढ़ा सकते हैं और कैसे? इसमें बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और बहुत से अवसर भी हैं। मैं आपसे पहले नहीं कह पाया कुछ, क्योंकि मैं दूर हूं आपसे, इसलिए किसी ने मुझे अवसर नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एनर्जी एक्सेस के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी जो अक्षय ऊर्जा है वो एक बड़ा भारी स्रोत हो सकता है। देखिए, इस देश में करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनके घर में बिजली नहीं है, और जिनके पास है भी बिजली हमारे गांव में, वो इतनी खराब है, इतनी अनरिलायबल है, इतनी अनसर्टन है कि उनके लिए अक्षय ऊर्जा का जो है वही एक रास्ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी संस्था जो है, हमने एक लॉन्च किया है लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स कैंपेन। उससे लगभग 3,000 गांव जो हैं उसमें हमने सोलर लैंटर्न्स, माइक्रोग्रिड से, फोटोवोल्टेक के टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को साफ सुथरी बिजली दी है, जिससे कि उनके घर में रोशनी हो सकते जी। और जो लार्ज स्केल पे, सेंट्रलाइज स्केल पे, अब ये संभावना हमारे सामने है यदि सरकार थोड़ा सा उसे इंसेंटिव दे तो लार्ज स्केल पावर जनरेशन भी हो सकता है। जैसे कि राजस्थान में 4,000 मेगावाट की योजना है जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमने उसकी फीजिबिलिटी स्टडी की है कि वो लगभग उसी दाम पे बिजली पैदा कर सकता है जिस दाम से आप कोयले वाले पावर प्लांट से बिजली पैदा कर सकते हैं। तो अरुणा बाब, आपको मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा। हमने काफी इसमें काफी चर्चाएं सुनी है, जैसे कि हमने सुना है गुजरात में वो इरिगेशन कैनाल के ऊपर सोलर पैनल लगाया जा रहा है। तो क्या ये हमारा पूरा इरिगेशन सिस्टम जो कि इतना बड़ा है उसमें से काफी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं? जैसे हमने सुना है कि इंडियन रेलवेज एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि उनके इतने ज्यादा स्टेशंस हैं, अगर वो अपने स्टेशन के ऊपर सोलर पैनल लगा लें तो शायद हमारी ट्रेन्स सोलर पावर पे चल सके। तो क्या ये रोमांटिसिज्म है या हो सकता है? नहीं, देखिए, अक्षय ऊर्जा का पोटेंशियल सब जगह है जी। उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए।
मेरे संस्था ने ढूंढा है कि पूरे भारत में 250 कंपनीज हैं, ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी के डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ युवाओं जो हैं उनको मैं एनकरेज करूंगा कि आप इस सेक्टर में आइए, देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। दूसरी बात जो आपने इरिगेशन कैनाल का किया, हमारे पास इस देश में सबसे ज्यादा इरिगेशन पानी एक्चुअली कैनाल से नहीं आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। हमारे पास 26 मिलियन ग्राउंड वाटर पंप सेट्स हैं। आप उसके डीजल जो पंप सेट्स हैं उसके सिर्फ आधे आप उनको सोलर पंप सेट्स में कन्वर्ट करिए, साल में आप 10 बिलियन लीटर्स डीजल सेव कर पाएंगे। सो हियर आर यंग पीपल हु कैन गेट एक्साइटेड एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो मैं सवाल, आपका कोई सवाल यहाँ बहुत हाथ, यहाँ से मैंने कम सवाल पूछा। जी हाँ, इनसे सर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पंप्स लगा के और उनको पावर सेव की जा सकती है। तो सर ये प्रॉब्लम अभी भी गांव से है या रूरल एरियाज में है, उनके पास सफिशिएंट लाइट्स नहीं है, घर में बल्ब जलाने के लिए पावर पंप्स नहीं है। तो इसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी भी चाहिए, लेकिन क्या सब्सिडी जो दी जा रही है क्या वो सफिशिएंट है? अक्सर देखा जाता है कि हम सोलर एनर्जी के प्राइसेस को डीजल पावर प्राइसेस और कोल पावर प्राइसेस से कंपेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि सोलर में इतनी सब्सिडी मिलने के बाद भी ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है। लेकिन आम जनता ये नहीं सोचती कि डीजल में और कोल में और ऑयल में सोलर से ज्यादा सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी, बहुत बढ़िया पॉइंट आपका। हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के 300 डेज इंडिया को मिलता है, फिर भी अगर आज करंट सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया सोलर सेक्टर के मामले में बाकी कंपनियों से पीछे है। तो आखिर ऐसी प्रॉब्लम्स क्या है जो इंडिया इतनी पीछे चल रही है? जब गवर्नमेंट जानती है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कम है, कोल, पेट्रोलियम, तो हम सोलर एनर्जी को एनकरेज क्यों नहीं करते हैं? लोगों को बताना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि सोलर एनर्जी को हमें शहरों में भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कि हम देख रहे हैं गांव में इतना यूसेज कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंपैरेटिवली अगर हम करें शहरों का। तो अरुणाबा, अब आपने सबके सवाल सुन लिए, जल्दी से समरी जवाब दीजिए। सबका एक जवाब दूंगा जी। दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं एक किसान से मिलने गया जी, उसने $400 का लोन लेकर एक सोलर पैनल लगाया है जी। $400 मतलब 25,000 रुपया। हाँ, तो तब वो 20,000 का था। हमारा एक्सचेंज रेट भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खराब हुआ है जी। वैसे में तो मैंने कहा ये आपने लोन क्यों लिया, आपके पास उतना पैसा नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को कि उसके पहले मैं केरोसिन यूज कर रहा था, मेरे जो सफेद शर्ट्स हैं वो खराब हो जाते थे, तो मैं महीने में 50 रुपए डिटर्जेंट पाउडर पे खर्च कर रहा था। हाँ, तो ये सारी कॉस्ट लगानी। सोलर लगाने के बाद मैं महीने में 20 रुपए डिटर्जेंट पाउडर पे खर्च कर रहा हूँ। मैं ये एग्जाम्पल का जो मूल है ये कि जो हम सोचते हैं गरीब नहीं पे करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि गरीब को ऊर्जा का क्या क्या जरूरत है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या विलिंगनेस टू पे है। उसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं, आपका बिजनेस मॉडल इनोवेशन होना पड़ेगा। आपको जमीन पे जाकर ऑन द ग्राउंड काम करना पड़ेगा। जी पचौरी साहब को आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कई इस तरह के मार्केट बेस्ड मॉडल्स कायम किए हैं। मिनी ग्रिड्स जो अभी आपको प्रश्न सुनने को मिले हैं उनके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं, अब अक्षय ऊर्जा उस स्थान पे पहुंच गई है कि अब आप एक एंटरप्रेन्योर को अगर ट्रेन कर दें, वो मिनी ग्रिड हमने कई गांव में लगवाए हैं जिससे कि वो पैसे बना सकता है। तो अब ये सब्सिडी के लिए नहीं रहा है। अब अगर लोगों को हम इस तरह की काबिलियत दें, इस तरह की क्षमता दें, ट्रेनिंग दें और थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए छोटी सी सब्सिडी दे दें तो ये सारे गांव में हो सकता है। लेकिन हमारे लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन तैयार करने पड़ेंगे। तो धीरज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, टाइम बड़ा कम है। 10वां पॉइंट आप ही एड्रेस कर दीजिए और सोलर एनर्जी और अक्षय ऊर्जा में जो आप बोलना चाहते हैं वो बताइए। 10वां जो पॉइंट हमारा है डिमांड मैनेजमेंट का है कि ये तो हमने अभी तक जो बात करी सारी सप्लाई थी, ये डिमांड मैनेजमेंट का है कि जो एफिशिएंसी है वहां पे इंसेंटिव दीजिए और जहां इनएफिशिएंट है, जैसे गाड़ियां इनएफिशिएंट हैं, बिल्डिंग्स इनएफिशिएंट हैं, उन पे डिसइंसेंटिव टैक्स लगाइए। तो एक ये हमें समझा दीजिए और फिर जो आप कहना चाहते हैं। हर चीज के दो साइड होते हैं, तो इस एनर्जी में, ऊर्जा सिक्योरिटी में भी दो साइड है, सप्लाई का है, सप्लाई के जल्दी से मैं बोल दूं, ये जो सोलर और ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल्स की बात हो रही है, अरुणाभा और डॉक्टर पचौरी की जो संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन दुख की ये बात है कि केंद्रीय सरकार इसको ज्यादा महत्व नहीं देती है। एक छोटी सी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसको ज्यादा फंड्स नहीं मिलते। तो इसको मेन स्ट्रीम अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में लाया जाए तो ये सोलर जो है,
चाहे विंड हो या जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हो, इनको मेन स्ट्रीम किया जाए। ये भी जितना कोयला की ऊर्जा है उतना ही इंपॉर्टेंस रखें। और जो डिमांड साइड पे जिस देश में ऊर्जा की कमी है, तो हम सब जो हैं कंज्यूमर्स हैं, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन हम होते नहीं है। क्योंकि कोई चीज अगर सस्ती मिले, अगर हमें सस्ता डीजल मिले, हम तो लेंगे और चलाएंगे। तो गाड़ियां भी डीजल की खरीदी जाती हैं। तो सरकार की इससे ड्यूटी बनती है कि टैक्स ज्यादा करे कि हम वो एसयूवी ना खरीदें और उस सब्सिडाइज डीजल पे ना चलाएं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप एक्साइज ड्यूटी काट रहे हैं एसयूवी पे। तो ऐसे एसयूवी एक चीज है, लेकिन और भी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जिनकी एनर्जी यूसेज बहुत ज्यादा है। हमें ज्यादा एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वही यूज करना पड़े, इससे उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए। क्यों नहीं लगाया जाए, बिल्कुल लगाना चाहिए सरकार को। और जो बाकी भी जैसे बिल्डिंग में बहुत ऊर्जा यूज होती है, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए कि कम ऊर्जा यूज करें हम, सेंसिबल तरीके से ऊर्जा, और उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव हो। तो ये प्रधानमंत्री जी आपने सुना कि ये 10 पॉइंट जो हमारे हैं, ये हम आपको आके देंगे। बहुत ही जरूरी क्षेत्र है ये, क्योंकि एक कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी उस कंट्री की फूड सिक्योरिटी और उस कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी या मिलिट्री सिक्योरिटी के बराबर ही होती है। क्योंकि अगर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रहती है तो फिर लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है, 10 पॉइंट हम आपको आके देंगे। जाने से पहले एक बार ये सारे 10 पॉइंट हम देख लेते हैं।